हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मजे में, बहुत बढ़िया। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपने मिसलेनियस वाटर ट्रीटमेंट में? दैट इज अपना रिमूवल ऑफ ऑर्डर, टेस्ट एंड कलर फॉलोड बाय डीफ्लोराइजेशन। ठीक, उसके बाद अपन लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज अपना डीसैलिनेशन। तो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही समाप्त हो जाए ये। ठीक, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपका वेलकम करता हूँ क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है सचिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज के लिए जो टॉपिक अपना होने वाला है दैट इज अपना पहला टॉपिक, रिमूवल ऑफ कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। ठीक, तो भाई लोग पिछले वाले में अपन लोगों ने क्या देख लिया था? रिमूवल ऑफ हार्डनेस। इसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। इसके लिए जो अपने पास टेक्निक अवेलेबल है, निंजा हथौड़ी की टेक्निक लगा लीजिए, दैट इज अपना एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन एंड एरेशन टेक्निक। ठीक, एक्टिवेटेड कार्बन तो चलिए केमिकल का यूज करके अपन लोग इसका कलर एंड ऑर्डर एंड टेस्ट ठीक कर रहे हैं। बट एरेशन टेक्निक अपना मैकेनिकल टेक्निक है। जो भाई लोग अपना सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट गए होंगे या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गए होंगे, वहां पर इन लोगों ने मैकेनिकल एरेटस देखा होगा जो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ठीक, या दूसरे टाइप का भी होता है जो पानी के अंदर से, पानी के अंदर गैस मतलब छोड़ता है, बुलबुले छोड़ता है, कंप्रेस्ड एयर, और वो पानी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ा देता है। ठीक, तो यार पानी के अंदर जो ये कलर, ऑर्डर या उसका टेस्ट किसके वजह से खराब हो रहा था? आइदर उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस थे या उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर था। ठीक, अपने को उससे डील करना है। या तो अपन लोग उस डिजॉल्व गैस को उसमें से निकाल दें। वो डिजॉल्व गैसेस कौन कौन सी थी अपनी? कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस, इन्हीं की वजह से तो मतलब स्मेल हो रहा था ना पानी के अंदर में। और प्लस अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए अपने को उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाना रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले अपन लोग इसमें एरेशन का देख लेते हैं। ठीक है, एरेशन। तो भाई लोग एरेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज मेरा टू फिल्म थ्योरी। टू फिल्म थ्योरी यूजी लेवल में आपको इसके बारे में बिल्कुल कुछ बताएंगे ही नहीं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा डेरिवेशन रहता है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन में मैं ना ही कूद कर आपको सीधा सीधा इसका आउटकम बता दूंगा। तो ये थ्योरी क्या कहती थी कि जो मेरा मास ट्रांसफर होता है ना, मास ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक, अब यार कोई भीड़ भाड़ एरिया में कोई लोग रह रहा होगा, वो तो चाहेगा ही ना कि वो भीड़ भाड़ से निकल करके ऐसी जगह पे जाके रहे जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहेगी। तो सीधा सीधा समझ लीजिए हाई कंसेंट्रेशन में मास अटका हुआ है, वो चाहेगा उसको फ्रीली मस्त रहना, तो लो कंसेंट्रेशन की तरफ भागेगा। ऐसे आपको याद रखना है इस टू फिल्म थ्योरी का आउटकम। ठीक, इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका। उसमें कैसे, उसमें बता रखा है कि कैसे अपना गैसियस मास लिक्विड मास में ट्रांसफर होता है, उसके अंदर कोफिशिएंट्स वगैरह अलग अलग रहते हैं। ठीक, तो उतना बताने का कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो यार जो अपना एरेशन का एक चार्ट रहता है, ठीक, जैसे मान ली मेरे पास मैकेनिकल एरेटर है। ठीक है, उसको मैंने इनिशियल, यहाँ पे मेरा टाइम रहता है और यहाँ पे मेरा डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहता है। ठीक, तो मान लीजिए विद इनिशियल टाइम 0 मेरा पानी के अंदर एक C0 लेवल पे मेरा डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है। ठीक, तो मैं जैसे जैसे पानी के अंदर मतलब अपना एरेटर ऑन करूंगा तो टाइम के साथ धीरे 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 उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता चले जाएगा और वो एक मैक्सिमम वैल्यू लिमिट रीच कर जाए। ठीक, उस मैक्सिमम लिमिट को मैं क्या कहता हूँ? दैट इज मेरा CS। वो मेरा सैचुरेशन फेज में पहुंच गया है, मतलब उससे ज़्यादा वो और ऑक्सीजन अपने अंदर रोक ही नहीं सकता। तो पानी के अंदर अगर मान लीजिए हमें किसी गैस को डिजोल्व करना था तो उसके लिए अपन लोग कौन सा लॉ पढ़ करके आए थे 11th स्टैंडर्ड में? जिसको ध्यान आ रहा होगा, अरे यार हेनरी का लॉ। हेनरी का लॉ क्या था? जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कोई दूसरी गैस डिजोल्व होगी। ठीक है, तो हेनरी भाई साहब को याद कर लेते हैं थोड़ा, और जो जिनका मन में क्यूरियोसिटी आ रहा होगा तो इस लॉ को जा करके देखेगा ESC पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये उसकी मैक्सिमम लिमिट पहुंच गई, दैट इज मेरा CS। इसके आगे उसके अंदर और कोई डिजॉल्व ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यार अगर मान लीजिए बीच में मैं कहीं कह दूंगा मेरे को कंसंट्रेशन मालूम करना है, सिर्फ फॉर एग्जांपल टाइम t पे मेरा कंसंट्रेशन CT है, तो ये CT मुझे क्या बता रहा है कि अगर मेरे को इतना कंसंट्रेशन चाहिए, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन मस्ट बी CT। ठीक, तो उसके लिए मेरे को कितना टाइम ऑपरेट करना पड़ेगा? टाइम ऑपरेशन फॉर द एरेटर्स प्लस CT कंसंट्रेशन पहुंच करने में मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि ये कर्व हेल्प करता है फॉर गेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड एंड द कंसंट्रेशन दैट यू आर डिजायर्ड टू प्रोवाइड इन द वाटर। अब आपको उसमें सीधा अल्टीमेट लेवल का डिजॉल्व ऑक्सीजन करना है, उसकी भी तो खामियां हो जाएंगी ना दोस्त।
आपको तो बस एक ऐसी रेंज में लेना है कि आपका काम निकल जाए और बाकी जो आपके अप्लायंसेस या कुछ भी अलग डिवाइसेस है वो आपके खराब ना हो। ठीक, अब पानी के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट आ जाएगा और मान लीजिए उस पानी को अगर आप आगे ट्रांसफर करते हैं तो वो कुछ कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन भी तो कर सकता है ना। उससे बचने के लिए वी प्रोवाइडेड इन बिटवीन दिस रेंज। ठीक, दैट इज अपना सी। आगे देखते हैं इसी में जो अपना ये टू फिल्म थ्योरी है ना, ये अपने को दो चीजें प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन सी? एक तो एब्जॉर्प्शन की, दूसरी होती है अपनी डिसऑर्प्शन की। ठीक, एब्जॉर्प्शन से क्या सेंस में रहता है कि जो अपन लोग O2 इंक्रीज करते हैं ना पानी के अंदर, दैट इज मेरा एब्जॉर्प्शन। ठीक, और डिसऑर्प्शन क्या होता है? जो मेरी अदर गैसेस होती है ना, अदर गैसेस लाइक H2S एंड CO2, इनको निकालने के काम आता है। ठीक, टू रिमूव। तो ये दो टेक्निक इसमें प्रेजेंट रहता है। अब मान लीजिए मेरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक, उसको मैं दो तरीके से करवा सकता हूँ ना। आप लोगों ने जैसे स्विमिंग पूल्स का पास जाकर के देखा है, पानी के फाउंटेन्स रहते हैं, तो यार फाउंटेन्स को कुछ नहीं करते हैं, वो एरेशन ही कर रहे होते हैं। ठीक, वो मतलब एज अ पॉइंट ऑफ अच्छा दिखने के लिए नहीं रखते हैं कि अच्छा लगेगा कुछ लगेगा, बट उसका काम ही यही होता है कि पानी को ऑक्सीडाइज करता रहता है धीरे धीरे। और जो उसके अंदर स्मेल रहती है ना, अब इतने सारे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग पूल के पास में, तो ऑब्वियस सी बात है गंदगी करेंगे उसके अंदर। बहुत से शैतान बच्चों के दिमाग में होगा सर कैसे गंदी करवाओगे। तो यार एक तो उसके अंदर क्लोरिनेशन वो लोग देते ही देते हैं कि कोई मतलब वायरस या कुछ बैक्टीरिया ना फैल जाए, प्लस उसके अंदर जो मतलब बदबू आ रहा होगा पानी के अंदर, उसको लोग एरेशन से ट्रीट करते हैं। और उन फाउंटेन्स का कुछ काम नहीं रहता, बस वो लोग सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं वाटर का, जो पानी का कॉन्टैक्ट आ रहा है एयर के रिस्पेक्ट में, और उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक, तो भाई लोग जो मेरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, उसके लिए कंडीशन क्या है? एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेरे पास डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अवेलेबल है ना एट टाइम टी, वो मस्ट कम होना चाहिए सैचुरेशन लेवल से। ठीक, जहां पर कमी होगा तभी तो वहां पे मास ट्रांसफर होगा ना। एब्जॉर्प्शन के लिए अपने को ये केस याद रखना है, ठीक है। और डिसऑर्प्शन के लिए क्या होता है अपना? सी टी इज मैक्सिमम देन सी एस। ठीक, सी एस एंड सी टी का आपको टर्मिनोलॉजीज अब पता रहना चाहिए, तो मैं फिर से बता देता हूँ। सी टी इज नथिंग बट मेरा डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एट गिवन टाइम टी आफ्टर द एरेटर हैज बीन ऑन। ठीक, एरेटर ऑन करा आपने, आपको टी टाइम लगा, उस टी टाइम में कितना आपका ऑक्सीजन बढ़ा है इन वाटर। सी एस मेरा वो टर्म रहता है दैट इज द मैक्सिमम डिजोल्व ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर। ठीक, जितना उसकी औकात है वो होल्ड कर सकता है। ठीक, इस केस में क्या होगा? मेरे गैसेस बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। इस केसेस में क्या होगा? मेरा ऑक्सीजन जो कि मेरा एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर जिसमें आपको डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाना है, दैट विल इंक्रीज। ठीक, तो यार ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ईएसी में पूछता था कि इन व्हाट केस विल बी माय वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर। अब मान लीजिए आपको पानी के अंदर से ऑक्सीजन बढ़ाना है, ठीक, तो उसके लिए आप अलग अलग टेक्निक लगा सकते हैं। या तो पानी को हवा में उड़ा दीजिए या पानी के अंदर ऑक्सीजन डाल दीजिए। ठीक, तो उसके मैं केसेस बना देता हूँ, उन केसेस को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को पानी को हवा में उड़ा दिया मैंने। ठीक, ये मेरा पानी का मॉलिक्यूल है, बल्क ऑफ वाटर। ठीक, इसको मैंने हवा में उड़ा दिया, मतलब किसी भी चीज से मग्गे से पानी लेके हवा में उड़ा दिया आपने। ठीक, उसको तो आप उड़ाओगे मैकेनिकल डिवाइस से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके आसपास क्या होगा? एयर होगा, बल्क ऑफ एयर। ठीक, तो होगा क्या? जैसे कि केस था सी टी वॉज लेस देन सी एस। ठीक, कंसेंट्रेशन डिफरेंस था, तो बल्क ऑफ एयर में डीओ कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो पानी के अंदर जाना चालू कर जाएगा। ठीक, इन एरोस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये केस किसका था? व्हेन वाटर इज डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक, अब इसका मैं उल्टा कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने पानी के अंदर ऑक्सीजन का कुछ कंप्रेसर चालू कर दिया, ठीक है, और कंडीशन यही है, तो उसका कैसा केस बनेगा? सोचिए, अंदर बन जाएगा मेरा एयर और बाहर हो जाएगा वाटर। चारों तरफ वाटर है और अंदर एयर है, बट इसका भी अंदर पानी के अंदर एयर का कंसंट्रेशन कम है, तो एयर टूट करके पानी के अंदर घुसना चाहेगा। ठीक, इन एरोस को याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, ईएसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये था मेरा व्हेन वाटर इज डिस्पर्स्ड इन एयर, और ये था मेरा केस व्हेन एयर इज मेड इनटू वाटर वाया कंप्रेसर। ठीक, तो ये दोनों केस थे किसके? सी टी इज लेस देन सी एस। नेक्स्ट केस देख लेते हैं इसमें अपना सी टी इज ग्रेटर देन सी एस। ठीक, इस केस में क्या होगा? जो अपना
वाटर होगा ना उसमें से एयर बाहर निकल करके आएगा, ठीक। तो अब मान लीजिए मेरा ये हो गया कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक। और उसके आसपास क्या था मेरा, दैट इज मेरा एयर, इसमें से बाहर निकल करके जाएगा, ठीक। दिस इज फॉर माई सी टी एंड सी एस। सिमिलर फैशन में अगर मैं अंदर एयर का बनाता हूँ ना और बाहर वाटर का बनाता हूँ बल्क, इसमें से ये एयर की तरफ जाएगा अंदर की तरफ, ठीक। तो यार इन एरोस का याद रखना और कंडीशंस याद रखना, ठीक है। ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चा लोग हर बारी एरोस में दिक्कत कर जाता है, तो एरोस के डायरेक्शन में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अगर समझ में ना आया हो तो फिर पूछ लेना, ठीक। इसके बाद आता है अपना इसमें क्या, एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड, अब यार एक्टिवेटेड कार्बन कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी है, ठीक है, कोई भी कार्बन सोर्स है, आपने उसको इन एब्सेंस ऑफ एयर उसको हीट दे दिया, तो जो जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है ना वो निकल करके भाग जाता है और आपके पास ट्रू फॉर्म ऑफ कार्बन रहता है, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया रहता है, स्पेसिफिक एरिया, ठीक। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया रहता है और इतना पोरस रहता है कि उसके ऊपर आप अगर पानी या कुछ भी लिक्विड जिसका आपको कलर चेंज करवाना है, ठीक, अगर आप उसके थ्रू पास करवाते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एज अ सरफेस केमिस्ट्री में। अगर आप लोग पढ़ करके आए होंगे 11th एंड 12th में, की एंड होल मैकेनिज्म का फॉलो करके, और उसके अंदर से जो कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उसको सेपरेट कर देता है, ठीक। तो ये तो मेरे पास एक तो ग्रैनुलर फॉर्म में रहता है और पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, पाउडर्ड फॉर्म, ठीक। तो एक्टिवेटेड कार्बन अपना किसको रिमूव करने में काम आ रहा है, कलर, ठीक है, मोस्टली कलर को रिमूव करने में काम आता है। तो ये मतलब सरफेस के केमिस्ट्री इस पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि इसकी सरफेस केमिस्ट्री हो क्या रही है, की ऑन होल मैकेनिज्म चालू हो रहा है। तो करवाता कुछ नहीं है, मतलब एड्जॉर्प्शन करवा लेता है अपने बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसको बात याद रखना, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में फ़र्क रहता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है मेरा, एब्जॉर्प्शन जो आपने स्पंज या रसगुल्ले देखे होंगे ना, उसको आप दबाते हैं फिर उसके अंदर से चाशनी निकल जाती है, फिर से छोड़ते तो वापस सोख कर लेती है, दैट इज मेरा एब्जॉर्प्शन। और ये मतलब इनसाइड होता है, ठीक। और एड्जॉर्प्शन मेरा ऑन बॉडी होता है, बॉडी सरफेस, ठीक। अब मान लीजिए आपने इडली इडली देखी है, इडली को अगर आप किसी पाउडर्ड फॉर्म के ऊपर रखोगे तो वो पाउडर उस इडली के ऊपर स्टिक हो जाता है ना। सिमिलर फैशन में मेरा एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ पे काम कर रहा है एज एन इडली। तो एक्टिवेटेड कार्बन करता है क्या, अपनी उसी बॉडी सरफेस के ऊपर जो उसका स्पेसिफिक एरिया बहुत ज़्यादा है, तो जो उसके कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं ना पानी के अंदर वो उसके ऊपर आगे चिपक जाते हैं, ठीक। और बाकी जो आगे फ्लूइड जाता है दैट इज मेरा फ्री फ्रॉम कलर, ठीक। तो कलर से अपना ऐसे रिमूव हो रहा है यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन। तो नेक्स्ट आता है इसमें अपना फ्लोराइडेशन एंड डीफ्लोरिडेशन, ठीक। तो यार फ्लोरिडेशन कैसे, मतलब फ्लोराइड कंटेंट कैसे बढ़ाओगे एक सर्टेन लिमिट तक पानी के अंदर। इसमें अपन लोग जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं ना दैट इज अपना NaF, सोडियम फ्लोराइड, ठीक। थोड़ा सही अमाउंट में इस्तेमाल करिएगा और अपना पानी का फ्लोराइड कंटेंट बढ़ा लीजिएगा, ठीक। इतना ही बढ़ाइएगा जितना आपको परमिशेबल लिमिट तक अलाउड है। अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फ्लोरेसिस का कंडीशन आ जाएगा। तो पब्लिक यूज़ के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, पब्लिक यूजेस, ठीक है। सस्ता पड़ता है इसलिए सरकार इस्तेमाल कर लेती है फॉर पब्लिक यूज, ठीक। अब यार डीफ्लोरेशन के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, डीफ्लोरेशन का मान लीजिए कोई सोर्स है वाटर का, उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसके लिए अपने पास डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेरा लाइम सोडा टेक्निक, ठीक। देन मेरा इसमें अपना यूज़ होता है नालगोंडा टेक्निक, एंड लास्टली इसमें अपना इस्तेमाल होता है एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक। अपन लोग नालगोंडा टेक्निक के बारे में देख लेते हैं क्योंकि मोस्टली इसी में से पूछता है। तो भाई लोग नालगोंडा टेक्निक में अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग सोडियम एल्यूमिनेट अलोंग विथ लाइम लेते हैं, अलोंग विथ लाइम लेते हैं, प्लस इसी के साथ में ब्लीचिंग पाउडर भी डाल देते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इतना सारा केमिकल्स डाल रहे हो वैसे ही उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट है तो कैसे हट रहा होगा इसमें से, आगे बताते हैं, थोड़ा सब्र करिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें अपन लोग फिल्टर एलम का हेल्प लेते हैं, फिल्टर एलम फॉर सेडिमेंटेशन। इसका प्रोसेस फ्लो में बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। सीक्वेंस वाइज अपन लोग ये सारे केमिकल्स इसके अंदर डालते हैं, दैट वाज मेरा सोडियम एल्यूमिनेट, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एंड लास्ट में फिल्टर एलम, ठीक है। और फिर 10 मिनट तक हम उस पानी को स्टिर करते हैं जिसमें से अपने को फ्लोराइड का कंटेंट कम करना है, ठीक। 10 मिनट तक ये सब डाल करके सीक्वेंस वाइज 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, लेफ्ट फॉर 1 आवर, ठीक। उसके बाद सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन होने के बाद जितना भी जो उसका स्लज बनता है ना नीचे दैट कंटेंट्स फ्लोराइड,
और अपन लोग क्या करते हैं, जो ऊपर का जो पानी रहता है ना उसको सेपरेट कर लेते हैं। इधर आप उसको आराम से ले लीजिए, ठीक, बिना डिस्टर्ब करे। तो अपर लेयर ऑफ वाटर इज कलेक्टेड विदाउट डिस्टर्बेंस। तो मेरा सोडियम एल्यूमिनेट ना सेटलिंग के काम करवा रहा है, मतलब सेटलिंग करवाने में ऑफ फ्लोराइड हेल्प कर रहा है, ठीक। और जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर था ना, ब्लीचिंग पाउडर सीधी सी बात है क्या करवा रहा होगा, डिसइंफेक्ट करवा रहा होगा, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ये सारा सीक्वेंस में करना है, एट द एंड ऑफ डिसइंफेक्शन करना है, ठीक। तो मैं इसका प्रोसेस फ्लो रख देता हूँ नालगोंडा टेक्निक का, नालगोंडा टेक्निक, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, कोएगुलेशन होगा, ठीक। कोएगुलेशन के बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या होगा अपना डिसइंफेक्शन या फिल्ट्रेशन करवा लीजिए, फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या होगा अपना डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन। और लास्ट में अपन लोग नालगोंडा टेक्निक लगाएंगे, ठीक, दैट इज अपना डीफ्लोरिडेशन, डीफ्लोरिडेशन, ठीक। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो जितना मैं आपको बता सकता था फ्रॉम फ्लोराइड एंड डीफ्लोराइडेशन वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। आपको एक तो केमिकल्स का याद रखना है, कौन कौन से केमिकल्स, अपने सोडियम एल्यूमिनेट, लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। इनको सीक्वेंस में डालते हैं अलॉन्ग विथ फिल्टर एलम, ठीक है। और कितने मिनट के लिए छोड़ते हैं, 10 मिनट तक स्टिर करते हैं, उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको सेटलिंग होने के लिए छोड़ते हैं। सेटलिंग होने के बाद जो भी अपना स्लज फॉर्म करता है ना, जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट रहता है, वो नीचे बैठ जाता है यूजिंग ग्रेविटी, और ऊपर का जो पानी क्लियर रहता है उसको अपन लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसे अपन लोग डीफ्लोराइडेशन करते हैं। इसके बाद जो अपना लास्ट बचता है मिसलेनियस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जिसमें मेरा आता है डीसैलिनेशन, ठीक। बहुत ईजी रहता है यार डीसैलिनेशन, आप बचपन से पढ़ कर आए हो, नमकीन पानी को मीठा पानी कैसे बनाए, ठीक। तो जो सबसे पहला इसमें प्रोसेस आता है ना, दैट वी यूज, 6 क्लास के बच्चे को भी पता होगा दिस टेक्निक, दैट इज मेरा डिस्टिलेशन टेक्निक, ठीक। होता क्या है इसमें, अपन लोग पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वाटर वेपर्स, ठीक। इस वाटर वेपर को आगे जाकर अपन लोग कंडेंस करवा लेते हैं, कंडेंस इन द सेंस ठंडा कर लेते हैं, और वो फिर से अपने को एज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ सॉल्ट, ठीक। तो मैन वर्सेस वाइल्ड में बहुत बारी देखा होगा, बेयर ग्रिल्स ने ये टेक्निक परफॉर्म करी होगी, तो आप जा करके इसका वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा, मैं बस मोटा मोटा बता दे रहा हूँ होता क्या है नहीं होता है, ठीक। इसके बाद आता है अपना क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। तो इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। अपन लोग जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब यार ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ करके ही आए होंगे, ठीक है। तो अपने को देखा था ना कि फ्लो ऑफ मास किस तरफ से हो रहा था, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अपन लोग क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट प्रोसेस लगाते हैं कि वो अपना लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जाइए, ठीक। वही अपना रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाता है, और ये प्रोसेस बहुत मोस्ट कॉमनली यूज है इन योर होम। तो आप लोग को अगर आरओ सिस्टम देखना होगा तो आपके घर में आपको दिख जाएगा, ठीक। तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू अपन लोग रिवर्स में लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और जितना भी पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट रहता है वो रुक जाता है, और क्लियर वाटर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, ठीक। तो सबका वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं डिसैलिनेशन में, ठीक। इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रो डायलाइसिस, ठीक। पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं चाहूंगा नहीं आप घर में परफॉर्म करिए, बट आप कर सकते हैं। क्या करिएगा, 2 वायर्स लीजिएगा और एक 9 वोल्ट की बैटरीज लाना, किसी सॉल्टी वाटर में 2 इलेक्ट्रोड को डाल देना, ठीक। होगा क्या, जो पानी के अंदर जो सॉल्ट होगा ना वो आकर के प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा आपके इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक। ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इससे आप अपना पानी के अंदर से सॉल्ट अलग कर रहे हैं, ठीक। ये तो मैंने एक स्मॉल सेटअप बता दिया कैसे आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फ्रीजिंग। अब यार जो मेरा नमकीन पानी होता है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सलाइन वाटर। अब फिर से मैं बोलना चाहूँगा 11th स्टैंडर्ड में जाइएगा, 11th या 12th स्टैंडर्ड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक। उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सलाइन वाटर इज वेरी लेस, ठीक। उसके जो मतलब जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना उसको जमने में टाइम लगता है, और जो भी क्रिस्टल्स ऊपर बनते हैं आफ्टर फ्रीजिंग दैट इज फ्री ऑफ मेरा सॉल्ट। उन क्रिस्टल्स को अपन लोग कलेक्ट कर लेते हैं,
एंड दैट सर्व्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, इसके बाद आता है अपना डीआयनाइजेशन का। डीआयनाइजेशन, ठीक, तो डीआयनाइजेशन अपन लोगों ने किस में पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हार्डनेस में। सेम यहाँ पर भी काम आता है, ठीक है। वहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस रहते हैं उसको किससे रिप्लेस कर रहे थे, H+ आयंस है ना। तो यहाँ पर अपन लोग सोडियम आयंस जो भी अपने सॉल्ट्स रहते हैं उनको अपन लोग उस किसी रिस्पेक्टिव आयंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं एंड अपने को डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो लास्ट आता है इसमें अपना सोलर इवेपोरेशन। तो यार सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपन लोग पानी का इवेपोरेशन करवाते हैं और जो भी उसका वेपर बनता है ना उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो भी आप लोग मतलब जैसे मान लीजिए डिस्कवरी चैनल्स वगैरह जो लोग देखता होगा उसमें देखा होगा कि जो मतलब सर्वाइवल लोग रहते हैं वो वाटर स्टिल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि सोलर पे काम करते हैं। कैसे पानी डाल देते हैं उसके अंदर समुद्र का, इवेपोरेट होने देखते हैं, तो जितना भी पानी कलेक्ट होता है इवेपोरेट होकर उनके सोलर स्टिल्ट पे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, तो ये था मेरा सोलर इवेपोरेशन का इस्तेमाल करके कैसे आप पानी को डिसलाइन करवा रहे हैं। ठीक है, तो भाई लोग ये सारे मतलब आपको मालूम रहने चाहिए थे डिसैलिनेशन ऑफ वाटर कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहला था मेरा डिस्टिलेशन, सेकंड वाज मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस, तीसरा था मेरा इलेक्ट्रोडायलिसिस, चौथा था मेरा फ्रीजिंग, पांचवा था डीआयनाइजेशन एंड लास्ट था मेरा सोलर इवेपोरेशन। तो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना। जो भी था मैंने मोटा मोटा ऊपर ऊपर से जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो इतना ही था हमारा इन मिसलेनियस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से रिलेटेड। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो एरेशन का 2 फिल्म वाला थ्योरी का ज़्यादा आता है, उसको देख लेना अच्छे से। ठीक, जिन जिनका क्यूरियोसिटी है कि 2 फिल्म थ्योरी होता कैसे, एक्ट कैसे कर रहा है, तो उसके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितना था वो मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो मैं चाहूँगा कि एक ये थियोरेटिकल चैप्टर है तो ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो आपको, और आपको इस पे मतलब थ्योरी आपको पता रहनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज रहता है तो आपको कंसेप्ट बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर रहते हैं और आप सीधा एग्जाम में जाकर के स्कोर कर सकते हैं। ठीक, मैं चाहूँगा कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।